रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीखों की आवाजें आती थी। मेरी सासू माँ जी कब की मर चुकी थी। ससुर जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छिप गई। फिर ससुर जी ने जो किया, हे भगवान! जब मैंने पहली बार वहां दिल दहलाने वाली चीखों की आवाजें सुनी, तो मैं पूरी तरह से घबरा गई। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति सुनील अभी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? अभी कल ही तो मैं सुनील की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से सुनील से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे ससुर जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। उनके पूरे गांव में बड़ी इज्जत थी। कोई भी उनके सामने सर उठाकर बात नहीं करता था। मेरी सुनील से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ था। मेरी शादी की पहली रात थी। उसी रात मैंने हवेली में चीखों की आवाज सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे के बाहर जाकर देखूं कि आवाज किसकी है। कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज से चिल्ला रहा है? लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, तो यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी? आधा घंटा आवाजें गूंजती रही। उसके बाद शांति सी छा गई। मुझे सुनील की नींद देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर के बाद आवाजें आना बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह लड़की, और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना हमें हवेली में तो एक हलचल सी हो जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी, वहां आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव में आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी, और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे यहाँ पर बने हुए थे। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नजर ही डाली थी, लेकिन यहाँ की आमिरी देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती, उतना ही कम था। मुझे बहुत ही प्यार करने वाला पति मिला था। हम दोनों को देखकर हम सब दिया और बाती की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब, सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह सुनील प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह मुंबई नहीं है जो आराम से चादर ताने सोती ही रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सुनील बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान चेंजिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम थी। मैं वही बात सोचते सोचते चेंजिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से
उन कपड़ों को पहना था। सुनील कमरे में जा चुका था, तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई, तो मेरे ससुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने वह कब से बाहर बैठी थी। वह मेरी एक झलक देखने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। मेरे ससुर जी कहने लगे, ये हमारे घर की नई मालकिन है, तुम्हारे छोटे साहब की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज्यादा वहां नहीं रुक पाई। तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। सुनील से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रह रहे थे। गांव के कुछ और ही रस्म रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और सुनील मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, सुनील, बस जल्दी से मुंबई वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों सुनील की मुस्कुराहट गायब सी हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी और कहने लगी, सुनील, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ घुटन होती है, यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से। यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख जोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और मैंने सुनील को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, सुनील, किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मेरी बात पर सुनील ने नजरें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज? मुझे यहाँ तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें जोर जोर से सुनाई दे रही थी, लेकिन सुनील को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से सुनील की तरफ देखा। मैंने कहा, यह लड़की की आवाज है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या ये आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? या सोचकर तो मैं डर से कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं सुनील से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने सुनील से शहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस मुंबई जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा तो दिल ही डरा जा रहा है। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और सुनील मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं, लेकिन वो
किसी-किसी को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि तुम्हें दे रही हैं, लेकिन उन साय ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुँचाया, वरना मेरी माँ यहाँ कैसे रह सकती थी? मुझे सुनील की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस मुंबई जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक़्त मेरे ससुर जी ने सुनील से पूछा था कि तुम मुंबई वापस कब जा रहे हो? यहाँ सुनकर सुनील का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि चलो, किसी को तो हमें गाँव से मुंबई भेजने का ख़्याल आया। सुनील ने कहा, पापा, जैसा आप कहें। सुनील ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने पापा से बहुत डरता था। ससुर जी कहने लगे, कल तक तुम मुंबई जाने की तैयारी कर लो, वहाँ के काम देखो। जाकर मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय पी और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई। तो मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और सुनील की पैकिंग भी तो करनी है। कल तक जाना है, तो टाइम तो लग जाएगा ना। मेरी बात सुनकर ससुर जी सुनील को देखने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब से ये यही हवेली में रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से सुनील की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारे घर की इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यही रहोगी। मुंबई केवल सुनील ही जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि सुनील ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ मुंबई ले जाएगा। गुस्से की वजह से उठकर मैं कमरे में चली गई। मुझसे झूठ बोला गया था। कुछ देर के बाद ही सुनील कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत वाले बंगले में नहीं रहना है। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम मुंबई में रहेंगे। तुम अपने पापा से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी मुंबई नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो। वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें मुंबई जाकर जरूर ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात रात के वक्त यह चीखों की आवाज मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो। वह जो भी है, तुम कुछ नहीं करोगी। यह मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना। रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। सुनील की बातों ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। सुनील कुछ देर तक सोचता रहा। फिर वह कहने लगा कि ठीक है, मैं पापा से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। वह तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि पापा को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। सुनील शाम को मुंबई के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई थी। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज आती तो मेरी आंख खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज आती थी, उस वक्त नौकरानी भी करवटें बदलती थी। उस वक्त नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वो भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर नाम ही सर हिलाने लगती थी और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाजा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम यह आवाजें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी,
इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे सच जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मुझे भी तो पता चले कि सारा माजरा क्या है। और जब अगले दिन रात को जब किसी बच्ची की आवाज सुनी, तो मैंने यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही मैं रहूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत-प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पाँव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाजा खोला। मुझे वह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलते हुए ऊपर चढ़ गई। वहां से वो आवाजें मुझे और भी नजदीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां तो मेरे ससुर जी का कमरा था, जहां से लड़की की चीखों की आवाज आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। अपने ससुर जी के कमरे से आ रही आवाज सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े थे। फिर वह आवाजें, मैं खुद से ही बात करने लगी थी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे ससुर औरतों के साथ, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे थे, मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, सुनील ने फोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी रो रो के आंखें सुजा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो खुद ही मुस्कुराने लगे। फिर बोले कि सुनील वहां बहुत बिजी है, शायद इसीलिए फोन नहीं कर पाया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा था मेरा। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहमदिल बना रहता था, और रात को हैवान। यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब इनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने वही आवाज दोबारा सुनी, तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी, तो एक 14 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह आज जोड़े वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे ससुर ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतारकर फेंक दिया था। मैं उससे ज्यादा नहीं देख सकती थी। वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने सुनील को फोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आवाजें गांव की मासूम लड़कियों की है, जो तुम्हारे पिता की हवस का सिरहाना बनती है। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था, मैंने सब सुनील से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को काबू में रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रहते हैं, वरना तुम्हें पापा की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। वह तुम्हें जान से मार डालेंगी। सुनील की बात सुनकर जितनी हैरानी हुई, उतनी कम थी। मतलब वह अपने पिता की बारे में सारी बातें पहले से ही जानता था। और तो और वह भी उनसे मिला हुआ था। मैंने फोन बंद कर दिया, क्योंकि बुराई होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे ससुर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि मेरे ससुर कब ऊपर जाते हैं, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकलकर
पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई और मेरे ससुर के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात करीब 2 बजे मेरे ससुर उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर के बाद एक 16 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। एक नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर ढकेल कर कमरा बंद करके चला गया। मेरे ससुर एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी। जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में कहीं खो सी गई थी। जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। लड़की जब दरवाजा पीट कर थक गई तो मेरे ससुर के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा ससुर गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला, नीच जाति की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया। वहां खड़ी यह सब कुछ देख रही थी मैं। फिर मेरे ससुर ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे हो उस लड़की के चेहरे पर लगाया। उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल पड़ी। मेरा ससुर तुरंत वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि इस कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वहां मुझे ढूंढता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन शायद उन्होंने मुझे देख लिया था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो थी नहीं, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। घड़ी घड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर के बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चलने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वहां एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस मुंबई जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा। मुंबई पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त, जो कि आईएएस ऑफिसर थे, उन्हें यह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव के इस खिलौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था और मेरे ससुर के साथ साथ सुनील भी पकड़ा गया था। उस गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को तो मार ही देते थे। और मेरे पति भी मुंबई से वही काम करते थे और इसीलिए वहां मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मैंने अब सुनील से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगती है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। साथ ही
वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और साथ ही आगे ऐसी नई-नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे-राधे।